अंग्रेजों का अन्न खा करके मैं कैसे भारत माता की सेवा कर पाऊंगा? अरे अंग्रेज तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तुम उनकी गुलामी में जी रहे हो, क्या उनको मार करके भगा नहीं सकते? एक जीवन में जो एक संकल्प लिया वही जीवन भर निभाया, उसी को ही जीवन में पूरा किया। मां भारती के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर, अर्पित कर, बलिदान कर। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति की ओर से आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज इस कथा को शुरू किए हुए सुयोग से 25वां एपिसोड पूरा होने जा रहा है। मां भारती के श्री चरणों में ये जो अनाम उत्सर्ग हुए क्रांतिकारी, जिन्होंने मां भारती की गुलामी की बेड़ियों को, दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, उनकी कथा, ये गाथा है बलिदानों की। इस बलिदान गाथा का ये 25वां पुष्प मां भारती के श्री चरणों में मैं आप सब लोगों की ओर से समर्पित करता हूं। कथा तो लंबी चलेगी, अभी बहुत बाकी है, किंतु आज कुछ ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने कुछ विदेश में रहकर अपने इस देश के लिए काम किया, उनमें से एक जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लाला हरदयाल, उनके बारे में। एक और विशेष क्रांतिकारी हुए जिन्होंने रास बिहारी बोस के साथ में मिलकर के पूरे देश भर में एक साथ विद्रोह करने के लिए 1857 जैसा सचिंद्रनाथ सान्याल, थोड़ी सी उनके बारे में भी जानकारी, और एक बहुत ही अद्भुत वीर साहसी योद्धा
क्रांतिकारी, जिसका नाम उस प्रारंभिक क्रांतिकारी लोगों के सूची में सर्वप्रथम आता होगा, करतार सिंह सराबा। भगत सिंह को जब फांसी वगैरह हुई तो भगत सिंह करतार सिंह सराबा का फोटो अंतिम समय में अपने पास में रखते थे। वो कहते थे कि उनके तो रोम रोम में क्रांति बसी हुई है, वो तो जैसे पैदाइशी ही क्रांतिकारी हो। उन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे करके हमें प्रेरणा दी है। ऐसे करतार सिंह सराबा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं आज कराऊंगा। सबसे पहले क्रांतिकारियों में विलक्षण प्रतिभा के धनी, एक अद्भुत व्यक्ति, एक ऋषि तुल्य व्यक्ति, क्रांतिकारियों का मसीहा व्यक्ति, और जिसने अपने जीवन में विदेशों में रह करके भारत के लिए, मां भारती के लिए बहुत काम किया, ऐसा व्यक्ति लाला हरदयाल। एक बड़े विचित्र घटना से मैं इस कथा को शुरू करता हूं। लाला हरदयाल मेरठ पहुंचे, किस लिए? वहां वो अपनी प्रेमिका का अपहरण करना चाह रहे थे। अपने मित्रों के साथ पहुंचे, प्रेमिका के घर पर संदेश किया, प्रेमिका तैयार हो गई। वो घर वालों से नजर छुपा करके भाग करके दौड़ करके आई। ये तांगे में बैठे थे, उसको साथ बिठाया, तांगा चल पड़ा रेलवे स्टेशन। 2 टिकट लेकर के पहले से तैयार मुंबई के लिए। जब ये घर से लड़की भागी तो भाई और चाचा को मालूम पड़ा। वे लोग भी तुरंत पहुंचे रेलवे स्टेशन, एक एक डिब्बे को छानने लगे। एक डिब्बे में ये दोनों बैठे हुए मिल गए तो उसको गाड़ी ने सीटी दे दी और उसको उतारने का प्रयास करने लगे। पर लाला हरदयाल के जो मित्र थे उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया। अब छोड़ ही नहीं रहे। ये कह रहे, ये क्या कर रहे हो जी, इसको कैसे ले जा रहे हो जी? खिड़की में से हरदयाल मुस्कुरा करके बोलते हैं, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। रेल ने सीटी दे दी और चल पड़े। वो अपनी प्रेमिका को लेकर के उड़न छू मुंबई पहुंचे और मुंबई से उसको लेकर के लंदन आ गए। आप सोचेंगे कि क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने जीवन भर लोगों को इतनी प्रेरणा दी, उसके जीवन में यह कथानक। थोड़ी सी मैं यूं ही मजाक कर रहा था। वास्तव में वो उनकी प्रेमिका नहीं, पत्नी थी। उसका नाम था सुंदर रानी। मेरठ के गोपाल चंद्र माथुर की बेटी थी। उनके साथ विवाह हो गया था। ये लंदन पढ़ने के लिए चले गए थे। वहां इनको ख्याल आया कि मेरी पत्नी वहां रह करके कुछ सीख नहीं पाएगी, तो मैं उसको अपने साथ ले आता हूं, उसको मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तैयार करूंगा और वो भी मेरे साथ क्रांतिकारी कार्यों में लग जाएगी। इस उद्देश्य से वो गए थे। पर गोपाल चंद्र पुराने विचारों के थे, उन्होंने अनुमति नहीं दी, इसलिए उसका अपहरण करना पड़ा। ये जो लाला हरदयाल है, इनका जन्म दिल्ली के चांदनी चौक में चीरी गली वहां। चांदनी चौक तो आप सब जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर, उनका शीश वहां काटा गया। उनके 3 शिष्यों को वहां उनकी आंखों के सामने आरे से चीरा, रुई में जलाया, खोलते तेल में डाल दिया। यह ऐसा स्थान है जहां धर्म की रक्षा के लिए वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सिर दिया पर सार नहीं दिया। धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को वार दिया। उस गली में यह पैदा हुआ है। उस गली में यह पैदा हुआ है। गौरी दयाल
माथुर, उनके घर में। इनकी मां का नाम भोली रानी, 3 इनसे बड़े भाई मनोहर लाल, भैरव लाल और किशन लाल, और ये चौथे नंबर पर खुद एक बहन, विलक्षण प्रतिभा के धनी, पढ़ने लिखने में होशियार। उन दिनों कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर ये दाखिल हुए थे, ईसाइयों की स्कूल थी। अंग्रेजी के पेपर में, गणित के पेपर में इनके 100 में से 100 नंबर, पूरे में से पूरे नंबर। निबंध प्रतियोगिता में जब ये बोलना शुरू करते थे तो अंग्रेज अध्यापक चकित रह जाते थे। वो कहते थे कि हमारे से ज्यादा कमांड और ज्ञान इस लड़के को है। लाहौर से उन्होंने एमए की। लाहौर की एक बड़ी मजेदार घटना है, इनकी विलक्षणता आपको ख्याल में आएगी। ये लाहौर के अंदर जब कॉलेज में थे तो एक बार इनकी स्मरण शक्ति की, इनकी विलक्षण प्रतिभा की, इनकी फोटोजेनिक स्मृति की परीक्षा ली गई। 5 मिनट का समय निर्धारित किया, सामने एक लड़के को बिठा दिया जो शतरंज का अच्छा शातिर खिलाड़ी था, उसके साथ चेस खेलना है, पहला काम। दूसरा काम, पास में एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो घंटी बजा रहा था, टन 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 टन। 5 मिनट तक उसको घंटी बजाना है। एक गणित का सवाल दे दिया जिसको हल करना है, कठिन। अरबी भाषा में एक कविता का पाठ कोई एक व्यक्ति करता रहा पास में, और लेटिन भाषा में भी कविता का पाठ एक दूसरा व्यक्ति पास में करता रहा। ये 5 काम जब ये होते रहे, शुरू हुए, और 5 मिनट के बाद में इनको पूछा गया क्या परिणाम। तो परिणाम सुनिए, उन्होंने उस चेस जिसके साथ खेल रहा था उसको हरा दिया। 5 मिनट के खेल में उसको हरा दिया। गणित की उस पहेली को हल कर दिया। अरबी भाषा और लेटिन भाषा में सुनी हुई उस कविता को हूबहू उन्हीं भाषाओं में बोल करके सुना दिया। और घंटी वाले ने कितनी घंटियां 5 मिनट में बजाई वो काउंट करके उसको बता दी। देखिए आप कैसा व्यक्ति, 14 भाषाओं का, विश्व की 14 भाषाओं का ज्ञान, और बोलते ऐसे थे जैसे कोई उनकी मातृभाषा वही हो। इतना गहनतम अंतरतम के अंदर उन भाषा को, उसके व्याकरण को, उसके शब्दों को, उसके उच्चारण को वो उतार लेते थे। इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। इंग्लैंड उन दिनों सुयोग से, इनका जन्म तो 14 अक्टूबर और 1884 को हुआ। ये भी लंदन में उसमें पहुंच चुके थे जब इंडिया हाउस, श्यामजी वर्मा, सावरकर, मैडम कामा, सरदार सिंह राणा, ये सब लोग वहां अपनी गतिविधियां चला रहे थे। ये भी वहां पहुंच गए। ये रहते थे यूनिवर्सिटी के पास, पर आना जाना रहता था। इनके मन के अंदर इन सब के संपर्क का परिणाम निकलने लगा। लाला लाजपत राय से इनका संपर्क हुआ। लाहौर के अंदर ही इनके अंदर देशभक्ति के भाव फूट गए थे। पर जब ये जा रहे थे तो इनके माता पिता ने सोचा ये विदेश में जाकर के इसका रंग ढंग अलग ढंग का दिखता है, तो शादी कर दी थी। वही सुंदर रानी अपनी पत्नी को भी लेके आ गए, उसको भी प्रशिक्षण दिया, पढ़ाया लिखाया। वो भी अपने पति के मार्ग से, पति के विचारों से, पति के कार्यों से पूर्ण रूपेण सहमत थी। उन्होंने वहां रहते हुए बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, वहां रहते हुए आईसीएस की तैयारी की, पर परीक्षा का अंतिम समय आने पर उनका विचार बदल गया। वो कहने लगे इन अंग्रेजों की छात्रवृत्ति प्राप्त करके मैं यहां पढ़ने के लिए आया हूं, अंग्रेजों के पैसे से मैं देश का काम कैसे कर पाऊंगा? अंग्रेजों का अन्न खा करके मैं कैसे भारत माता की सेवा कर पाऊंगा? छोड़ता हूं मैं सब।
परीक्षा छोड़ दी। विश्वविद्यालय के अच्छे प्राध्यापक, अंग्रेज प्राध्यापक, वो उनको समझाने लगे, क्या कर रहे हो तुम, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, परीक्षा तो पूरी दे लो, बैरिस्ट्री पूरी कर लो, आईसीएस की परीक्षा दे दो। उनका मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहता, छोड़ दी। पत्नी से सलाह ली, पत्नी सहमत थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा कि चिंता मत करो, आगे 3 सालों के लिए तुम जो कुछ भी काम करोगे मैं छात्रवृत्ति दूंगा। कुछ उन्होंने खुद ने व्यवस्था की, कुछ उनकी सहायता से इनका काम चलने लगा, पर अब मन वहां नहीं लग रहा। पुनः देश वापस आ गए, लाहौर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया, वहां आश्रम बना लिया। अब उनको लगा कि यहां गतिविधियां तेज हो रही है, लोग साथ में जुड़ रहे हैं, क्रांतिकारी युवक जुड़ रहे हैं, उनको क्रांति के कार्यों का प्रशिक्षण देना आवश्यक हो गया है। संन्यास लेने की भावना मन में पैदा हो गई। गए वो अपनी पत्नी से बोला, मेरे मन में इस प्रकार का विचार आ रहा है। पत्नी ने कहा कि देखा जाए तो मेरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, किंतु आपके विचारों की मैं रक्षा करूंगी, आप जो निर्णय करेंगे मुझे मंजूर होगा। पत्नी गर्भवती थी। पत्नी की सहमति से घर छोड़ करके आगे पीछे उनकी एक लड़की हुई, शांति नाम रखा उसका। उसके बाद कभी पत्नी का मुंह नहीं देखा। लाहौर में रहते हुए उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने अखबार, पत्र पत्रिकाएं, उसमें आलेख लिखने लग गए, उनका विरोध करने लग गए। अंग्रेजों की निगाह उनके ऊपर पड़ गई, गुप्तचरों की निगाह उनके ऊपर पड़ गई। लाजपत राय ने उनको बुला करके कहा कि यहां रहने पर कभी भी किसी भी दिन तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इसलिए तुम यहां से निकल जाओ। और वो वहां से निकल करके पेरिस चले गए। वहां लंबे समय तक रहे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। भारतीय वेश, कपड़े फटे पुराने हो गए, खाने को नहीं मिलता। कब तक वो वहां रहते? पर देश की गतिविधियों के ऊपर उनकी नजर पूरी थी। देश की गतिविधियों पर उनकी नजर पूरी थी। वंदे मातरम अखबार निकाला मैडम कामा ने, संपादन का काम इनको दिया। करजन वायली की हत्या जब मदन लाल धिंगड़ा ने की तो ये अंग्रेजों के ऊपर घातक प्रहार, इस नाम से उन्होंने मदन लाल धिंगड़ा की बड़ी प्रशंसा की कि ये वो क्रांतिकारी है जो क्रांति के इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। इसने अंग्रेज जो भारत के ऊपर शासन करना चाहते हैं, अपना साम्राज्य लादना चाहते हैं, उनको खुली चुनौती दे दी है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम अपने आप को बचाओ, हम तुम्हारे ऊपर गोला दागने के लिए तैयार हो गए हैं। वंदे मातरम के कितने ही अंकों ने कितनी ही गतिविधियों के बारे में सब लोगों को अवगत कराया और इनके विचारों में इतनी पैनी धार थी कि जो पढ़ता था वही उस दिशा में आगे चल पड़ता था। अंग्रेज फ्रांस सरकार पर दबाव डाल करके हरदयाल को गिरफ्तार करना चाहती थी। ये यहां से मिस्र और उसके आगे एक स्थान पर जहां फ्रांस का ही टेरिटरी थी वहां जाकर के रहने लग गए। काफी लंबे समय तक वहां रहे, पर वहां पर भी पीछे जब गुप्तचरी होने लगी तो अमेरिका चले गए। सैन फ्रांसिस्को, बर्कले, अमेरिका में खूब घूमे। सैन फ्रांसिस्को के पास में एक कोई छोटे से गांव के अंदर ये रहने लग गए। वहां गुफाएं थी, वहां जाकर के तपस्या करते, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, कुछ पढ़ा करके अंग्रेजी वगैरह उससे अर्थोपार्जन करना। वहां भाई परमानंद लाहौर के वहां पहुंच गए, उनको प्रेरणा दी और प्रेरणा देकर के कहा कि भारत के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने नालंदा भवन बनाया। जैसे इंडिया हाउस, भारत भवन, ऐसे नालंदा भवन, और वहां क्रांतिकारियों को ठहरा करके उनको प्रशिक्षण देने की सारी व्यवस्था ये उन्होंने की।
उनको लगा कोई संगठन बनाना चाहिए। 1912 23 दिसंबर लॉर्ड हॉर्डिंग पर जब बम प्रहार किया, इन्होंने उसके लिए पत्रक बना बना करके पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में वितरित करने शुरू किए। उन्होंने कहा कि यह जो लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम प्रहार है, यह उनकी केंद्रीय शक्ति पर संपूर्ण भारतवर्ष की ओर से बम प्रहार है। इसका अर्थ यह है कि भारतवर्ष तैयार हो गया है, अंग्रेज सत्ता इस बुलावे में न रहे कि अब वो भारत में रह पाएगी। यह बम प्रहार क्रांति का बिगुल है, यह बच गया है। भले ही वो अस्पताल में पहुंच गया हो, भले वो सक्सेस नहीं रहा हो, परंतु बम प्रहार करने का सामर्थ्य भारत में आ गया है। यह इस बात का द्योतक है कि भारत अब जाग गया है। अंग्रेजों भागो, पगड़ी संभाल ओ जट्टा, ऐसा वो बोलते थे। उनके उन पत्रकों ने धूम मचा दी। उनके भाषण बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। उनको एक संगठन बना करके काम करना पड़ेगा। पार्टी का नाम गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। पर गदर पार्टी ने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, और उसका कारण है पंजाब के सिख लोग कनाडा और अमेरिका के अंदर भारी मात्रा में आ रहे थे, और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके, वहां से संकल्पित होकर के भारत में आकर के भारत के लिए काम कर रहे थे। इनके भाषण होते थे, धन की जरूरत पड़ेगी, शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, तो लोगों की थैलियां खाली हो रही थी। एक जगह पर इनका भाषण हुआ, लोगों ने पैसे दिए, इन्होंने लौटा दिए। इन्होंने कहा शराब पी पी करके तुम लोग, इन पैसों में शराब की गंध आ रही है, भारत माता तो लज्जित हो जाएगी तुम्हारे पैसे प्राप्त करके। लोगों ने शराब छोड़ दी, संकल्प ले लिया इनकी सभाओं में, फिर पैसा दिया, उनकी बचत होने लग गई और अधिक पैसा मिलने लगा। गदर पार्टी को आर्थिक रूप से धनाढ्य कर दिया। शस्त्र तैयार करके भेजते तो थे, बम वगैरह, विस्फोट वगैरह करने के लिए सब चीजें भेजते थे, पर अंग्रेज लोग बहुत सजग थे। इनके जहाजों को रास्ते में ही रोक लेते थे, उनकी तहकीकात करते थे, शस्त्र समुद्र में फेंकने पड़ते थे। योजनाएं सफल नहीं हो पा रही थी। गदर पार्टी ने एक निर्णय किया। रास बिहारी बोस, आपने सुना है पुराना कथानक, सचिंद्रनाथ सान्याल, गणेश विष्णु पिंगले, इन लोगों ने मिलकर के पूरे देश भर में बाधा जतीन के साथ मिलकर के बनारस में बैठक की, और पूरे देश भर के अंदर गदर माने सैनिक छावनियों में एक साथ 1857 के जैसा एक ही दिन में विद्रोह किया जाए। विद्रोह किया जाए। तिथि तय हो गई 21 फरवरी 1915। तैयारियां चालू हो गई। ये सचिंद्रनाथ सान्याल, इन्होंने कमान संभाली। ये करतार सिंह सराबा अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया था। 1896 में सराबा गांव में इसका जन्म हुआ। पिता मंगल सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। इनके चाचा लोग इनके साथ थे। चाचाओं से अनुमति लेकर अमेरिका सैन फ्रांसिस्को चले गए। ये भी उस नालंदा भवन की उपज है। और वहां से वापस आकर के गदर पार्टी के काम में लग गए। रास बिहारी बोस को बुलाया, विष्णु गणेश पिंगले के साथ में, सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ में मिलकर के योजना की। पर इनकी जो योजना थी, अंग्रेजों को भनक लग गई। अंग्रेजों ने अपना एक कृपाल सिंह नाम का गुप्तचर इनके पीछे लगा दिया। उसने उनको सारी योजना बता दी। इनको जैसे ही मालूम पड़ा, इन्होंने तिथि 2 दिन पहले कर दी, उसकी भी सूचना उसने उनको दे दी। कृपाल सिंह तो बाद में, जब 1931 में कहीं सोया हुआ था, तब क्रांतिकारियों ने उसको मार करके उसका खेल खत्म कर दिया। उसकी सजा उस समय मिली उसको। पर ये जो 1915 वाला केस था, गदर वाला योजना थी, ये सफल नहीं। ये जब सफल नहीं हुई तो सचिंद्रनाथ सान्याल पर पुलिस की नजर पड़ गई। पुलिस ने सचिंद्रनाथ सान्याल को पकड़ लिया। रास बिहारी बोस तो पेरिस चले गए। ये पकड़े गए। इनको आजीवन कारावास की सजा मिली।
अंडमान निकोबार जेल में भेजा गया। पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब राजनीतिक बंदियों की, क्रांतिकारियों की रिहाई हुई, उस समय में 4 साल बाद ही इनको छोड़ दिया गया। ये आ गए वापस, विवाह हुआ, 2 बच्चे हो गए। ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन लोगों के साथ में मिलकर के उन्होंने एक नया क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया और उस नए क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पंजाब में उन्होंने अपना जाल बिछाया। द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से काम करने लगे। पर्चे फैलाकर, पर्चे लिख लिख करके अंग्रेज सरकार के खिलाफ फैलाने लगे। अंग्रेज सरकार की नजर फिर से इनके ऊपर पड़ गई। 1925 में वापस गिरफ्तार हुए, 2 साल की जेल हुई। किंतु बाद में काकोरी कांड में भी इनका नाम आ गया था, तो उसमें आजन्म कारावास हो गया, तो वहीं से उनको भेज दिया गया आजन्म अंडमान निकोबार। 1936 में वो वहां से रिहा होकर के आए। क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। अंतिम समय बहुत बुरा निकला। बीमारी के अंदर अपने भाई के पास गोरखपुर में रहे और 1945 में सचिंद्रनाथ सान्याल का स्वर्गवास हो। उनका लिखा हुआ एक ग्रंथ मेरा बंदी जीवन पठनीय है। उसी में ही हमारे यहां के राजस्थान के प्रताप सिंह के बारे में एक चैप्टर उन्होंने लिखा है। लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से अमेरिकी की सरकार ने दबाव में आकर के एक बार गिरफ्तार कर दिया। $5000 जमानत देकर के लोगों ने छुड़ाया। पैसा ही पैसा इकट्ठा हो गया। किंतु बाद में अमेरिकी सरकार को मालूम हुआ कि हमने उनको गिरफ्तार गलत किया है। वो $5000 भी लौटा दिए गए। अब उनको लगा अमेरिका में रहना ठीक नहीं है, वे वहां से वापस स्वीडन आ गए। 9 वर्ष रहे। मैंने पहले ही बताया 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। वहां रहने के बाद फिर से अंग्रेजों की नाक के नीचे, अंग्रेजों के देश में लंदन आगे 9 वर्ष रहे। वहां भी, वहां आप सोचिए इतनी बड़ी उम्र में आने के बाद में बुद्ध के ऊपर उनका बड़ा जबरदस्त विश्वास था। बुद्ध के दार्शनिक विचारों पर उनका विश्वास था। तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों को लेकर के उन्होंने पीएचडी की। उनको वहां लगा मुझे विज्ञान नहीं आता, तो विज्ञान में उन्होंने बीएससी किया। भारतवर्ष की ओर से प्रयत्न किए जाने लगे कि इनको वापस भारत लाया जाए, जिससे कि भारत के अंदर क्रांति आंदोलन को गति मिल सके। पर योगायोग से ये उन दिनों अमेरिका के अंदर दूरस्थ यात्राओं पर थे। उन यात्राओं में रहते हुए इनके सहायक अरनाम सिंह, अनवंत साय, इन सब लोगों ने भी उनका बहुत ख्याल रखा, इनको हर स्थिति में बचाया। पर इनका जीवन तो सन्यासी की तरह ही था। किताबों में मग्न रहते थे, लेख लिखते थे, क्रांति की प्रेरणा देते थे। जो युवक इनके संपर्क में आ गया उसके अंदर वो आग लगा देते थे। पर इन सब ने खान पान की व्यवस्था को लड़खड़ाया। इनका शरीर का क्षरण होता गया और अंततोगत उनके ऊपर उनके मरण को लेकर के वो पूर्ण 5 मार्च 1939 को अमेरिका के एक स्थान पर डेनफिलिया उनका स्वर्गवास हो गया। एक विलक्षण प्रतिभा जिसने अपने देश के लिए विदेशों में रह करके साधना की, एक ऋषि तुल्य जीवन उसका अवसान हो गया। करतार सिंह सराबा, ये जब क्रांति असफल हो गई तो रास बिहारी बोस को बाहर पहुंचाने में इन्होंने मदद की। सचिंद्रनाथ सान्याल को भी बनारस भेजा। पर खुद ने और इनके मित्र हरनाम सिंह, जगत सिंह, इन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, तो ये लोग अफगानिस्तान की ओर जाने लगे। जा रहे थे तो जाते जाते कोई गीत गुनगुना रहे थे। ये अच्छे लेखक थे उर्दू के, उन्होंने बहुत नज्म लिखी। कोई गीत गा रहे थे ये। उस गीत में ऐसा था कि शेर कभी भी परास्त होकर के भागता नहीं है। इनको लगा कि अपन क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, अपन तो वापस चले हैं।
ये एक छावनी में पहुंचे, वहां के छावनी के लोगों ने पहले से ही इनको बता दिया था, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। किंतु बाद में ये लोग थोड़ा आगे सरगोजा के पास में चक नंबर 5 में एक छावनी थी, वहां पकड़े गए, गिरफ्तारी दे दी, लेकर के आए बड़े हंसी मजाक के साथ में। ऑयटॉक्सेन कुछ खाना वाना तो खिला दे रहे। उम्र कितनी है? 16 साल की उम्र में अमेरिका जब गए थे तो वहां बंदरगाह पर ही इनको रोक दिया था। कहां से आए हो? हिंदुस्तान से। किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए। तो वहां पढ़ाई नहीं होती क्या? होती है, पर अमेरिका में अच्छी पढ़ाई होती है। क्यों पढ़ना चाहते हो? अरे को पढ़ेंगे तो कुछ देश के लिए, विश्व के लिए अच्छा काम कर जाएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है वो भलाई का काम हमारे द्वारा नहीं हो। अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ और उसने विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन करवा दिया। अमेरिका के अंदर होटलों के बाहर बोर्ड लगे हुए रहते थे कि कुत्ते और इंडियन इनके लिए अलाउ नहीं है। बहुत अपमानित अवस्थाएं थी। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 30 करोड़ आदमी रहता है कि भेड़े? अरे अंग्रेज तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तुम उनकी गुलामी में जी रहे हो, क्या उनको मार करके भगा नहीं सकते? वो 1.25 लाख है और तुम इतनी बड़ी संख्या में क्या कर रहे हो? तुम बड़ा अपमान महसूस करते थे ये लोग। इसलिए ये गदर पार्टी से जुड़े और उस अपमान का बदला लेने के लिए भारत आए और आकर के उसी में ही उन्होंने सोचा अब हम हमारे गदर पार्टी के उस एक मिशन में सफल तो नहीं हुए, हम विद्रोह तो नहीं कर सके, पर हम देश के लिए फांसी तो दे सकते हैं। पकड़े गए। उन 70 लोग थे। कुछ लोगों को फुटकर सजा हुई, 26 लोगों को आजीवन कारावास, 24 लोगों को फांसी। किंतु बाद में गवर्नर ने 24 में से केवल 7 जो प्रमुख लोग थे, यही बख्शीश सिंह, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह 2 नाम के थे, विष्णु गणेश पिंगले, हरनाम सिंह और ये खुद करतार सिंह, इनको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। 16 नवंबर 1915, मात्र 19 साल की उम्र के अंदर इनको सजा मिली, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। कैसे जबरदस्त नैतिक दृष्टि से उज्जवल पक्ष के धनी थे ये। गदर पार्टी के लिए पैसा चाहिए तो इन्होंने क्या काम किया? वहां डकैती डालना शुरू किया। एक ऐसी घटना आती है कि एक सहले वाला गांव के अंदर इन्होंने डकैती डाली, तो इनके जिम्मे काम यह था कि पिस्तौल लेकर के गांव वालों को अंदर नहीं आने देना। अंदर डकैती डाल दी गई, तो जिस घर में डाली गई थी वहां एक जवान लड़की थी। तो डकैती डालने वालों में से किसी एक व्यक्ति की निगाह उस लड़की पर चली गई, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इसको जैसे ही ये मालूम पड़ा और ये अंदर आया और उस व्यक्ति की ओर बंदूक तान दी, पिस्तौल तान दी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने पवित्र कार्य के लिए हम आए हैं और तुम ये गलत काम कर रहे हो। उसकी लड़की की मां ये देखकर के दंग रह गई कि ये इसको ही डांट रहा है अपने को, इतना अच्छा आदमी है ये। तो उसने ताना दिया, इतने सच्चरित्र व्यक्ति हो तो फिर ये डकैती जैसा उल्टा काम क्यों कर रहे हो? तो बताया कि ऐसा ऐसा अंग्रेजों के खिलाफ डकैती के लिए हम कर रहे हैं, कि ये पैसा तो मैंने मेरी बेटी के विवाह के लिए जोड़ के रखा था, इसमें से तुम कुछ दे सकते हो? उन्होंने कहा इनमें से जितना चाहिए तुम्हें तुम ले लो, हम और डकैती डालेंगे। उस मां ने जितना पैसा चाहिए था ले लिया, उसको धन्यवाद दिया करतार सिंह को, और वो शेष पैसा जो था उसको लेकर के आए और क्रांति के कार्यों में लगाया। देखिए आप किस तरीके के लोग हैं, जीवन में किस प्रकार की मिशनरी स्पिरिट लेकर के काम कर रहे हैं। अपने जीवन को सुखों के लिए नहीं, भारत माता के सुख के लिए उन्होंने अपने जीवन को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। फांसी से पहले जब जेल के अंदर झांसी वाले पंडित परमानंद जी वो पास में थे, पंडित जी ने पूछा रात को, अरे भाई करतार सिंह क्या हो रहा है?
कुछ नहीं पंडित जी, कविता लिख रहा हूं। फांसी होने वाली है और मस्ती देखो, कविता लिख रहा हूं। कैसे अद्भुत व्यक्ति है। उनकी जो कविता थी वो कोई सामान्य कविता नहीं होती थी। उनकी कविता पढ़ लेने के बाद आदमी के अंदर अपने आप को उत्सर्ग करने की, देश के लिए समर्पित कर देने की, देश के लिए बलिदान कर देने की भावना जग जाती थी। उनकी एक कविता 19 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। देश के लिए एक उदाहरण बन गया, क्रांतिकारियों के लिए एक उदाहरण बन गया, प्रेरणा दीप बन करके वो जलने लगा। उनकी लिखी हुई एक नज्म उर्दू में मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, आपको पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार कविता है। करतार सिंह सराबा, सराबा उनका गांव था इसलिए करतार सिंह सराबा। वो लिखते हैं, यही पाओगे महशर में जुबा मेरी, बयान मेरा। मैं हिंदी, ठेठ हिंदी, जात हिंदी, नाम हिंदी है। देखिए आप भाव उनका। यही मजहब, यही फिरका और यही है खानदान मेरा। हिंदुस्तान ये मेरा खानदान है, ये मेरा फिरका है, ये मेरा मजहब है। आगे लिखते हैं वो, मैं इस उजड़े हुए भारत का एक मामूली जर्रा हूं। उजड़े हुए भारत का मैं एक मामूली जर्रा हूं। बस यही बस एक पता मेरा, मेरा एड्रेस, यही बस एक पता मेरा, यही नामो निशान मेरा। छोटा सा जर्रा इस भारत माता का, यही मेरा पता है, यही मेरा नामो निशान है और कुछ भी नहीं हूं मैं। और आगे लिखते हैं वो, मैं उठते बैठते, मैं उठते बैठते तेरे कदम, भारत माता को कह रहे हैं वो, मैं उठते बैठते तेरे कदम लूं चूम ए भारत। भारत माता के कदमों को चूमने की लालसा उनके मन के अंदर कितनी प्रबलतम थी। किंतु क्या कहते हैं वो आगे, बड़ा भावपूर्ण वक्तव्य है उनका आगे का, मैं उठते बैठते तेरे कदम लूं चूम ए भारत, कहां किस्मत मेरी ऐसी, कहां किस्मत मेरी ऐसी, नसीबा है कहां मेरा। मेरा ऐसा नसीब नहीं है, मेरी ऐसी किस्मत नहीं है भारत माता कि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, मैं तुम्हारे कदम बोसी कर सकूं। ये मेरी किस्मत नहीं है, ऐसा वो लिख रहा है। और आगे देखो, तेरी खिदमत में, तेरी सेवा करने में, तेरी खिदमत में ए भारत, ये सर जाए ये जान जाए। मैंने सिर कटाने के लिए, जान देने के लिए, फांसी पर चढ़ने के लिए मैं उतावला हूं तुम्हारे लिए, तेरी खिदमत में, तेरी खिदमत में ए भारत, ये सर जाए ये जान जाए, तो समझूंगा कि मरना ए हयाते जादुआ मेरा सार्थक हो गया। मेरा ये जो मरना है, ये मेरा जो ये बलिदान देना है, ये सार्थक हो गया। हे भारत मां, तेरी खिदमत में मैं अपने जीवन को अर्पित करता हूं। सोचिए आप मित्रों कि ये व्यक्ति कैसा है। भगत सिंह ठीक कह रहे हैं कि उसके रोम रोम में क्रांति बसी हुई थी। वो जन्मजात विद्रोही था, इसलिए उसने गदर पार्टी का अनुसरण किया। कैसे लोग हुए। हरदयाल जी, ऋषि तुल्य जीवन, पूरा जीवन एक सादा सामान्य व्यक्ति की तरह इस देश की सेवा करते करते, विदेशों में रह करके लोगों को उत्प्रेरित करते करते, संगठनात्मक ढांचा बना करके भी काम करते करते चला गया व्यक्ति। सचिंद्रनाथ सान्याल, आपने सुना ना, सावरकर को 2 बार आजन्म, पर उन्होंने तो एक बार ही भोगी, लंबी भोगी। इन्होंने एक बार 4 साल की भोगी और एक बार 27 से लगा करके 37 तक 9 साल की, दोबारा आजन्म कारावास भोगी। अंडमान निकोबार की जेल की यातनाएं सहन करने के कारण
उनके शरीर में क्षय रोग पैदा हो गया, टूट गया। पहली बार सजा भोगने के बाद में भी उनका जो जज्बा और उनकी जो जिजीविषा थी वो शांत नहीं हुई है। रामप्रसाद बिस्मिल और अस्माकुल्ला खान के साथ मिलकर के फिर से संगठन खड़ा करके काम करना शुरू कर दिया। वन लाइफ वन मिशन इसको कहते हैं। एक जीवन में जो एक संकल्प लिया वही जीवन भर निभाया, उसी को ही जीवन में पूरा किया। मां भारती के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, अर्पित कर दिया, बलिदित कर दिया। ऐसे एक नहीं अनेकानेक क्रांतिकारी हैं। आज ये 25वां एपिसोड इन 3 महान क्रांतिकारियों को समर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आशा करता हूं ऐसे लोग, ऐसे विलक्षण लोग हम लोगों को भी प्रेरणा देकर के इस भारत माता को फिर से जगत गुरु के सिंहासन पर बिठाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अगले 2 एपिसोड इसमें थोड़ा सा व्यतिक्रम होगा। समुत्कर्ष समिति एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हर वर्ष करती आई है। कोरोना काल के कारण से 2 वर्षों से वो काम नहीं हो पाया। चैरिटी व्याख्यान माला, शुल्क देकर के व्याख्यान सुनने के लिए लोग आते हैं। चैरिटी शुल्क, सेवा कार्य के लिए दान देकर के, पैसा देकर के और भाषण सुनने के लिए लोग आते हैं। अभी उसकी तैयारी चल रही है। इस बार हर हर महादेव, ये जो मेवाड़ है इसकी गौरव गाथा आप सब लोगों के समक्ष रखी जाएगी। तो उसका पब्लिक कार्यक्रम है उदयपुर में 26 दिसंबर को। तो आप में से जिन जिन लोगों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हो, आप जरूर उदयपुर पधारिए। और उस व्याख्यान को बाद में इसी श्रृंखला में 26 और 27 कड़ी 2 भागों में बांट करके आगे 26 या 27 तारीख के बाद और अगले रविवार 2 जनवरी को उसको प्रसारित किया जाएगा। और उसके बाद आगे फिर से हम ये जो हमारी ये गाथा है बलिदानों की, इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।